प्रिय विद्यार्थियों, बीए बीएड सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सबका स्वागत है। हमने लास्ट क्लास के अंदर उदारवादी राष्ट्रवाद के बारे में अध्ययन किया था और तभी मैंने आपको बताया था, जब हमने उसका आलोचनात्मक अध्ययन करा था, कि उसी के आलोचनात्मक अध्ययन ने उग्रवादी राष्ट्रवाद को जन्म दिया है। उग्रवादी राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, इसके नेता कौन कौन थे और इसके उदय के कारण क्या रहे और उदारवादियों की और उग्रवादियों की कार्यशैली में क्या अंतर था, इन सब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जैसा आपको स्लाइड पे दिख रहा है, 3 नेताओं की पिक्चर दिख रही है। ये तीनों प्रमुख उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता थे, लाल, बाल और पाल। इन्होंने ही उग्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया। उन्नीसवीं शताब्दी का जब अंत था, विशेषकर 1890 के बाद में भारत में उग्र राष्ट्रवाद का आरंभ हुआ और 1905 तक आते आते इसने पूर्ण स्वरूप धारण कर लिया था। हमने पिछली कक्षा में उदारवाद का कार्यकाल देखा था, 1885 से लेकर 1905 तक, और इसी के बाद ही उग्रवाद का कार्यकाल शुरू हो गया। अब उग्रवाद के पीछे बहुत सारे कारण थे। कांग्रेस की अनुनय विनय की नीति जो थी, उसने ब्रिटिश सरकार पर कोई प्रभाव नहीं डाला। ब्रिटिश सरकार अपनी ही मनमानी से शासन करती थी। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप इस भावना का जन्म हुआ कि स्वराज्य मांगने से नहीं, अपितु संघर्ष से प्राप्त होगा, क्योंकि उदारवादियों ने बहुत विनम्र भाषा में स्वराज्य की मांग करी थी और उनको वो स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ। संवैधानिक आंदोलनों से भारतीयों का क्या हो गया था, विश्वास उठ गया था। अतः संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना, जिस भावना का जन्म हुआ, उसे ही उग्र राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं। यानी एक क्रांतिकारी परिवर्तन के द्वारा ही हमें स्वराज्य की प्राप्ति हो सकती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक दल इसी भावना का कट्टर समर्थक था। इसी दल का मत था कि कांग्रेस का ध्येय स्वराज्य होना चाहिए, जिसे वे आत्मविश्वास या आत्मनिर्भरता से प्राप्त करें। ये जो सोच रखने वाला दल था, वही दल उग्रवादी दल कहलाया और 1905 के बाद में कांग्रेस में, भारत में एक उग्रवादी लहर चलने लगी। उसी को हम उग्रवादी राष्ट्रवाद कहते हैं। अब यहाँ तक आपको पता चला होगा कि उग्रवादी राष्ट्रवाद की जो है वो धारणा क्या थी, वो कैसे काम करना चाहते थे। अब इसके उदय के कारण क्या क्या हुए, यानी उदारवादियों के काल में ऐसा क्या हुआ कि उग्रवादियों की धारणा ने जन्म लिया, कांग्रेस की कार्यशैली में परिवर्तन आया। तो अब हम देखेंगे उग्र राष्ट्रीयता के उदय के कारण। ये आपको जो मैंने सबसे पहले पिक्चर्स बताए थे, उग्रवाद के जो प्रमुख नेता थे वो थे, तिलक के अलावा उग्र राष्ट्रवाद के दूसरे प्रमुख नेता बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और लाला लाजपत राय थे। और बाद में इनसे बहुत सारे नेता जुड़ गए और इनके बहुत समर्थक हो गए। उग्रवादी राष्ट्रवाद के उदय के कारण, मैंने यहाँ पे उदय के कुछ कारण लिखे हैं, हम इनको यहीं विस्तार से समझेंगे कि ये क्या क्या कारण थे। प्रथम कारण है उग्रवादी राष्ट्रवाद का 1842 के सुधार कानून की अपर्याप्तता। देखिए, समय समय पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने भारत में संवैधानिक सुधार के लिए कदम उठाए, यानी कुछ अधिनियम बनाती थी वो समय समय पर। उन अधिनियमों में
भारत में शासन व्यवस्था कैसे चलेगी उनके बारे में वर्णन किया जाता था। कांग्रेस का जो उदारवादी दल था उसने बहुत समय से उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन की मांग रखी थी। जैसा हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि नौकरियों में स्थान दीजिए, हमें निर्वाचन पद्धति में स्थान दीजिए, जो भी कमेटी बनती है उसमें भारतीयों को स्थान दीजिए। इसी क्रम में 1842 में एक सुधार कानून आया। उस कानून के लिए कांग्रेस ने बहुत सारे सुझाव दिए थे, परंतु जब ये कानून आया तो इसके अंदर कांग्रेस के दिए गए सुझाव में से किसी को भी स्पष्टतः स्वीकार नहीं किया गया। इस अधिनियम में निर्वाचन की जो व्यवस्था थी उसे बहुत ही घुमा फिरा कर रखा गया। गैर सरकारी जो सदस्य थे उनकी संख्या क्या कर दी गई, कम कर दी गई थी, और परिषद के जो कार्य थे और अधिकार थे वो बहुत ही सीमित कर दिए थे। हम कह सकते हैं कुल मिला के सारा जो कार्य था वो किसके हाथ में था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में था। भारतीयों के हाथ में कुछ भी नहीं लगा। तो इस कानून ने लोगों के मन में बहुत बड़ा असंतोष उत्पन्न किया कि हम एक क्रमिक परिवर्तन के द्वारा कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमें किसकी ज़रूरत है? हमें आंदोलन की ज़रूरत है। तो इस कानून की वजह से, उसमें किए गए सुधारों की अपर्याप्तता की वजह से उग्रवादी राष्ट्रवाद ने जन्म लिया। दूसरा कारण रहा इसका धार्मिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक नवजागरण। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि उदारवादी जो थे वो ब्रिटिश शिक्षा यानी पाश्चात्य शिक्षा से बहुत प्रभावित थे। उनकी मानसिकता ये थी कि ब्रिटिश शासन ही भारत के हित में है, उसी के अंडर में रहकर भारत का क्या हो सकता है? कल्याण हो सकता है। जो भारत की धर्म, सभ्यता और संस्कृति का जो गौरव था उससे वो बिल्कुल भी हट चुके थे और विदेशी शासन को ही महत्वपूर्ण मानते थे। परंतु उग्रवादी जो थे वो पाश्चात्य संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ थे। वो पाश्चात्य संस्कृति को अच्छा नहीं मानते थे। इसी क्रम में आपको पता होगा 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन के अंदर भाग लिया और वहाँ हिंदू धर्म की विजय की दुंदुभी बजाई। अरविंद घोष, तिलक आदि जो उग्र राष्ट्रवादी नेता थे वो सब धार्मिक पुनरुत्थान के ही परिणाम थे। अरविंद घोष ने तो यहाँ तक कहा था कि स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी इस आकांक्षा को पूरा कर सकता है। पाश्चात्य संस्कृति से हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसा अरविंद घोष ने कहा था। इसके अलावा तिलक ने स्वाधीनता के लिए, हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए हिंदू उत्सवों को प्रारंभ किया, हिंदू संगठनों पर बल दिया और इन कार्यक्रमों से हिंदू एकत्रित हुए, उनमें एक संगठन बना, यूनियन आई और अपने धर्म और संस्कृति के प्रति एकजुट हुए और पाश्चात्य संस्कृति से हटकर धार्मिक पुनरुत्थान और हमारी जो संस्कृति थी, सभ्यता थी, उसमें वो विश्वास कर कर और स्वाधीनता प्राप्त करने पर बल देने लगे। तीसरा, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, तीसरा इसका उग्रवाद राष्ट्रवाद का कारण रहा है प्राकृतिक प्रकोप। प्राकृतिक प्रकोप यानी जब उदारवादियों का कार्यकाल चल रहा था, या हम ये कह सकते हैं 1905 के पहले 1876 से लेके 1900 तक भारत में 18 अकाल पड़े। 25 वर्षों में भारत में 18 अकाल पड़े और उनमें भी जो सबसे भीषण अकाल था वो था 1896-97 का। वो भारत का सबसे भीषण अकाल माना जाता है, जिससे 7 करोड़ जनसंख्या प्रभावित हुई थी। बहुत से लोग भूख की वजह से, जानवर मर गए थे, किंतु अंग्रेजों ने इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया।
इसके अलावा उन्होंने भारत की जनता का जो कर के रूप में वो पैसा ले रहे थे उसको मन मर्जी से खर्च किया। रानी विक्टोरिया की जयंती आई थी, उसका उत्सव मनाने के लिए जब काल पड़ा था तभी 1897 में उन्होंने दिल्ली दरबार का आयोजन किया और इसमें पानी की तरह पैसा बहाया गया, भारतीयों का पैसा बहाया गया। तो इस कृत्य ने भारतीयों के मन में बहुत बड़ा आक्रोश पैदा कर दिया कि जब ब्रिटिश सरकार हमारा भला ही नहीं कर रही है उदारवादियों की जो कार्यशैली है उसके अनुसार, तो हमें इनसे जबरदस्ती हमारे अधिकार छीनने होंगे। नेक्स्ट है आर्थिक असंतोष। आर्थिक असंतोष, आर्थिक असंतोष हम देखिए, एक अंग्रेज हुए हैं लॉर्ड बेकन। उन्होंने कहा है कि अधिक दरिद्रता और आर्थिक असंतोष क्रांति को जन्म देता है और यही भारत में सबसे बड़ा कारण रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने विदेशी माल पर तो आयात कर समाप्त कर दिए और स्वदेशी माल पर आयात निर्यात कर लगा दिए गए और भारत में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। उनको उनके पद के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं दी जा रही थी। तो इससे लोगों के मन में बहुत बड़ा असंतोष उत्पन्न हुआ था। इसीलिए AR देसाई ने कहा है, भारत में उग्रवाद के उदय का प्रमुख कारण शिक्षित भारतीयों में बेकारी से उत्पन्न राजनीतिक असंतोष था। इसी असंतोष की वजह से लोगों के मन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया और उन्होंने विनम्रता की भाषा छोड़कर एक उग्रवादी भाषा का इस्तेमाल करना शुरू किया और उसके तौर तरीके अपनाने शुरू कर दिए। अगला उग्रवाद के उदय का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है भारतीयों के लिए कटुता और अंग्रेजों का अहंकार युक्त व्यवहार। अंग्रेज भारतीयों को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। वो अपने आप को ही श्रेष्ठ माना करते थे। लाहौर से एक पत्रिका प्रकाशित होती थी, आंग्ल भारतीय दैनिक पत्रिका थी, द सिविल एंड मिलिट्री गजट। पत्रिका का नाम था द सिविल एंड मिलिट्री गजट, जिसमें भारतीयों को जी भरकर गालियां दी जाती थी, उनके लिए अपशब्द कहे जाते थे और पढ़े लिखे जो भारतीय थे उनके लिए बहुत सारे अपशब्द इस्तेमाल किए जाते थे, जैसे बलबलाते बीए, वर्ण संकर बीए, गुलाम, दास जाति, कलंकी जाति आदि अपमानजनक शब्दों से उनको संबोधित किया जाता था। तो इस अपमानजनक व्यवहार के प्रति भारतीयों में प्रतिक्रिया होना नितांत स्वाभाविक ही रहा है। इसके बाद है आपके विदेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। ब्रिटिश उपनिवेश जो थे, विशेष करके नेपाल, दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर जो भारतीय थे उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता था। इसी दुर्व्यवहार के कारण डॉक्टर BS मुंजे जो थे, उन्होंने भारत आकर, दक्षिण अफ्रीका से वो भारत आए थे और उन्होंने कहा था, हमारे शासक इस बात पर विश्वास नहीं करते कि हम भी मनुष्य हैं। यानी वो उनसे मनुष्य से भी बदतर, जानवरों के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है वैसा व्यवहार वो करते थे। यानी ब्रिटिश शासन का जो व्यवहार था वो भारतीयों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ब्रिटेन में ही नहीं, ब्रिटेन के अन्य उपनिवेश थे, वहाँ पर भी भारतीयों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया जाता था। यहाँ तक आपको पता चला होगा कि किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति उग्रवादियों के मन में समय समय पर कटुता उत्पन्न हुई और
जो उदारवादी थे उनकी नीतियों से कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकलने के कारण उग्रवाद का जन्म हुआ। इसी उग्रवाद की कड़ी के अंदर एक बहुत ही अच्छे नेताओं का नेतृत्व मिला। वो थे लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। ये नेता जो थे अटूट देशभक्ति और ब्रिटिश शासन के कट्टर शत्रु थे। इनकी नेतृत्व क्षमता ही बहुत अलग थी और का नेतृत्व बहुत ही अच्छा था। तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। हमारा उद्देश्य आत्मविश्वास है, भिक्षावृत्ति नहीं है। इसी क्रम में लाला लाजपत राय ने भी सशक्त वाणी में कहा था, अंग्रेज भिखारी से सबसे अधिक घृणा करते हैं और मैं सोचता हूँ कि भिखारी घृणा का पात्र है भी। अतः हमारा ये कर्तव्य है कि हम सिद्ध कर दें कि हम भिखारी नहीं हैं। इन्होंने भिक्षावृत्ति का मार्ग त्याग कर आंदोलन का मार्ग अपनाने पर जोर दिया। भिक्षावृत्ति का मार्ग यानी विनम्र भाषा में ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने अपनी मांगों को रखना, प्रार्थना पत्र देना, स्मरण पत्र देना, इन सब बातों में लाल बाल और पाल विश्वास नहीं करते थे। इन्होंने कहा, हमारा अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। इसी क्रम में 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। ये एक बहुत बड़ी घटना सिद्ध हुई भारतीय उग्रवाद के उदय के लिए। हालांकि कर्जन ने विभाजन के पक्ष में ये तर्क दिया कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है और एक ही केंद्र के रूप में इसमें शासन नहीं किया जा सकता है। हमने यहाँ सुशासन के लिए इसका विभाजन किया है, परंतु ये वास्तविकता नहीं थी। बंगाल के विभाजन में कर्जन का जो उद्देश्य था वो था बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को कुचल देना। लेकिन व्यवहार में इसका उल्टा ही हुआ। व्यवहार के अंदर बंगाल में राष्ट्रीयता की भावना कुचली तो नहीं, परंतु बंगाल विभाजन के विरोध में संपूर्ण भारत में राष्ट्रीयता की एक अभूतपूर्व भावना को जन्म दिया। इन सभी कारणों की वजह से, इन सभी कार्यों के परिणाम स्वरूप भारत में उग्र राष्ट्रवाद, या हम कह सकते हैं कांग्रेस में उग्र राष्ट्रवाद पक्ष का उदय नितांत ही स्वाभाविक हो गया था। देखिए, उग्रवादी भी अंग्रेजों से मुक्ति चाहते थे और उदारवादी भी अंग्रेजों से मुक्ति चाहते थे। दोनों का उद्देश्य एक ही था, परंतु दोनों की कार्यशैली जो थी वो अलग अलग थी। वो कार्यशैली कैसे थी अलग अलग, हम अब उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी उदारवादियों की और उग्रवादियों के विचारों की हम तुलना करेंगे कि जब दोनों का लक्ष्य एक था, दोनों एक ही वर्ग के व्यक्ति थे, तो फिर उनकी कार्य प्रणाली में इतनी असमानताएं कैसे थी। तिलक ने एक जगह लिखा है कि हमारी नीतियां, यानी उग्रवादियों की नीतियों के प्रति दो शब्दों का प्रयोग होने लगा है, उदारवादी और उग्रवादी। ये शब्द समय से संबंधित हैं, इसलिए ये समय के अनुसार बदल भी जाएंगे। जैसे कल के उग्रवादी जो हैं आज के उदारवादी बन गए हैं, उसी प्रकार आज के उदारवादी कल के उग्रवादी बन जाएंगे। तिलक के इस विवेचन के बावजूद भी यदि अगर हम बहुत ही बारीक तरीके से अध्ययन करें तो हमें उदारवादी और उग्रवादी विचारों में कुछ मूलभूत अंतर स्पष्ट दिखाई देते हैं। उदारवादी दल और उग्रवादी दल के लोग, जो दोनों दल के लोग थे, वो दोनों मध्यम वर्ग से संबंधित थे। दोनों ही अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतीयों की शिकायतों को लेकर जाते थे। फिर भी उनके विचारों तथा कार्यप्रणाली में काफ़ी असमानताएं थी। उनके विचारों और कार्यप्रणाली में क्या क्या असमानताएं थी,
अब हम उनका अध्ययन करेंगे। अब तक हमने देखा कि उग्रवाद का जन्म क्यों हुआ, किन कारणों से हुआ और उग्रवाद के नेता कौन कौन थे। अब हम देखते हैं इनकी कार्य प्रणाली। इनकी कार्य प्रणाली है, अगर सबसे पहले हम उदारवादी दल की कार्य प्रणाली के बारे में बात करें तो उदारवादी दल सामाजिक बराबरी और भारत के अंग्रेजी शासन में हिस्सेदारी मांगते थे। हिस्सेदारी उग्रवादी दल भी मांगते थे, पर उदारवादी इसके पीछे क्या कारण बताते थे कि हम भी अंग्रेजी प्रजा हैं, हमें बराबरी चाहिए पर अंग्रेजी प्रजा के अधीन चाहिए। उग्रवादी दल बराबरी तो मांगते थे पर ऐसे नहीं, वो कहते थे कि ये अधिकार हम इसलिए मांगते हैं क्योंकि ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम अंग्रेजी प्रजा नहीं हैं, हम भारतीय हैं। दूसरा हम देखेंगे, उदारवादी जो दल था वो इंग्लैंड में रहने वाले लोगों से प्रार्थना करते थे। आपको पहले भी बताया है कि वो प्रार्थना में विश्वास रखते थे, विनम्र भाषा में विश्वास रखते थे, प्रार्थना पत्र, स्मरण के पत्रों के द्वारा समाचार पत्रों में अपनी मांगों को छापना, इसमें उनका ज़्यादा विश्वास था। इन्हें अंग्रेजी इतिहास और राजनीतिक जो विचारधारा थी उन पर विश्वास था, परंतु उग्रवादी दल के लोग भारतीय परंपरा से प्रेरणा ग्रहण करते थे। उनका मानना था जो चीज़ हमारी है उसे दे दी जाए, इसके लिए प्रार्थना क्यों करनी, और अगर प्रार्थना करने पर वो नहीं देते हैं तो उनसे छीन लिया जाए। इसी तरह उदारवादी दल अंग्रेजों की देवीय देख रेख में राजनीतिक प्रशिक्षण में विश्वास करते थे, परंतु उग्रवादी जो दल था वो इनके देवी मिशन को सिर्फ एक माया जाल ही समझते थे। देवी मिशन यानी जो उन्होंने भारत के विकास के लिए वादे किए थे, जैसे वो शिक्षा के अंदर विकास करेंगे, यातायात के साधनों का विकास करेंगे, उद्योग धंधों को बढ़ावा देंगे, ऐसी बहुत सारी बातें। इन सबको उग्रवादी दल एक माया जाल मानते थे। वो कहते थे ये सिर्फ एक दिखावा है, अंग्रेज वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि कैसे उग्रवादी और उदारवादियों की विचारधारा अलग अलग थी, उनकी कार्य करने की शैली अलग अलग थी। नेक्स्ट है, उग्रवादी दल के लोग उदारवादी आंदोलनों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति समझते थे। इसकी जगह अहिंसात्मक प्रतिरोध और सामूहिक आंदोलन में उग्रवादी विश्वास करते थे। यानी हम ये कहें, जो उदारवादी दल प्रार्थना पत्रों के माध्यम से अपनी मांगों को रखते थे, उग्रवादी ये समझते थे ये भिक्षावृत्ति है, ये भीख मांग रहे हैं कि हमें हमारे अधिकार दो, वो हमारे अधिजन्म सिद्ध अधिकार है, हमें उन्हें मांगने की ज़रूरत नहीं है, नहीं दे रहे हैं तो हमें आंदोलन कर देना चाहिए, उनके सामने हाथ नहीं फैलाने चाहिए, ऐसी उग्रवादियों की धारणा थी। उदारवादी जो थे क्रमिक विकास में विश्वास करते थे, ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, और उग्रवादी क्रमिक विकास में विश्वास नहीं करते थे, ये क्रांतिकारी परिवर्तन में विश्वास किया करते थे। उदारवादियों के लिए स्वराज्य का अर्थ था साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन, यानी हमें स्वराज्य तो चाहिए पर हमें स्वराज्य ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही चाहिए। हम शासन तो करेंगे पर हमारे ऊपर और किसका अधिकार होगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार होगा, जिसे हम एक डोमिनियन स्टेट की संज्ञा भी दे सकते हैं। उन्होंने एक डोमिनियन स्टेट की मांग करी, जबकि उग्रवादी जो थे वो इसके सख्त खिलाफ थे। उग्रवादी क्या चाहते थे? वो विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे कि भारत हमारा राष्ट्र है और भारत पर अधिकार सिर्फ हमारा होगा, हम ही उस पर शासन करेंगे, हमें किसी ब्रिटिश गवर्नमेंट की इसमें सहायता की ज़रूरत नहीं है। ऐसा उग्रवादियों का मानना
था, उन्हें पूर्ण स्वराज्य चाहिए था। उग्रवादियों को उदारवादियों का जन आंदोलन में विश्वास नहीं था। वो विनम्र भाषा मानते थे, प्रार्थना पत्रों के माध्यम से अपनी बात को रखते थे, जबकि उग्रवादी जो थे वो क्रांतिकारी परिवर्तन जन आंदोलन के पक्ष में थे। वो हमेशा उसे छेड़ने का प्रयास किया करते थे। इस तरीके से दोनों का उद्देश्य तो एक ही था कि भारत को स्वतंत्रता दिलाई जाए, स्वराज्य की स्थापना की जाए, परंतु दोनों की कार्यशैली में बहुत ही अंतर था, जो हमने निम्न बिंदुओं के द्वारा देखी है। इस क्लास में इतना ही। यहाँ आपका उदारवाद और उग्रवाद का जो टॉपिक है वो समाप्त हुआ। अगली क्लास में हम इसके बाद जो राष्ट्रवाद का युग आया, गांधीवादी युग, जिसका हमने पहले भी चर्चा करी थी, जिसके बारे में, उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।